हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूं सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ एक नया भी पढ़ेंगे, दो कॉन्सेप्ट नए पढ़ेंगे और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्वेरी है कि क्वेश्चंस जो है हम लोग करें, और क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो आप लोगों के डायरेक्टली एग्जाम से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जितना अभी तक आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को यूज करना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा वेट करिए, एक बार देख लेते हैं कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो भाई फटाफट से आप लोग ना सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी मेरे साथ कनेक्ट कर पाए। देखो, हमने लास्ट सेशन जो किया था उसमें एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अभी तक जैसे आप लोग वेक्टर्स को ऐड करते आए हो या सब्ट्रैक्ट करते आए हो उसमें आप लोगों ने कुछ रूल्स ऑलरेडी सीखे थे। अब वो सारी चीज़ों को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमेशा स्टोर करके रखिए। अब कुछ नया आप लोग सीख चुके हो जिसमें हमने किया था कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स करो और कंपोनेंट करने के बाद उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के फॉर्म में लिख डालो, और जैसे ही आप उसको आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में लिखोगे तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और यहाँ हम लोग वही सबको सीखे हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर होते हैं तो दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का आप लोग डायरेक्ट कुछ ऐसे एडिशन कर सकते हो, वहीं वाई डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है उनका इस तरीके से एडिशन करोगे, और यहाँ पर जेड कंपोनेंट्स को, है ना, यानी जेड डायरेक्शन में हम लोगों के पास जो भी मैग्नीट्यूड है उसको डायरेक्ट हम लोगों ने ऐड किया है। सेम एज इट इज यहां भी हमने वही किया कि सब्ट्रैक्ट जब भी करना था तो सब्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक्स में से एक्स, वाई में से वाई, जेड में से जेड को सब्ट्रैक्ट किया। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाई में से जेड को कर रहे हो या फिर जेड में से वाई को कर रहे हो या फिर वाई में से एक्स को कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, जहां तक मुझे याद है एक से दो क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया था या दो क्वेश्चन किए थे, है ना, एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, कोई वेक्टर दिया था मैंने एक डायग्राम के थ्रू F1 F2 टू वेक्टर दिया था। F1 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में 37 का एंगल बना रहा था और F2 जो है वो 53 का एंगल बना रहा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि रिजॉल्व किया, फोर्स वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया हम लोगों ने। फोर्स वेक्टर को हमने जब रिजॉल्व किया तो जो ये वेक्टर दे रखा है इसको कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ लिया। किसके फॉर्म में, एक तो एक्स एक्सिस और वाई कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ लिया। अब थोड़ा सा विजुअलाइज में अगर आप लोगों को कराऊं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। भाई ये कंपोनेंट्स का जो एप्लीकेशन है उसको मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूं, और अभी मैं क्वेश्चन भी इसको पूछूंगा, जो आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन कराया ना इसको भी पूछने वाला हूं, और आगे भी आज जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आप लोगों से लूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे सपोज करिए कोई एक ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक मान लीजिए, स्टोन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये mkg का कोई भी ब्लॉक है। ठीक है, आप एक काम करो, इस वाले ब्लॉक को आप किसी रस्सी से बांधकर और ऐसे खींचो, तो जितना फोर्स आप डाल रहे हो उतने फोर्स से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो इस पर, अब ये ब्लॉक है और इस पर डायरेक्टली आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो
तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। यस और नो, हाँ या ना? भाई आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया और जितना भी फोर्स लगाया उसका इंपैक्ट इस वुडन ब्लॉक पर या फिर स्टोन पर पड़ा। लेकिन इसी का एक अपोजिट केस अगर मैं आप लोगों के साथ लूं कि मान लीजिए कि mkg का कोई भी ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स लगा दिया कुछ ऐसे, है ना, ये मैंने फोर्स लगाया, तो अब आप लोगों को फील होना चाहिए कि जितना फोर्स आप इस ब्लॉक पर लगा रहे हो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ना तो प्रॉपर इस डायरेक्शन में उसको इंपैक्ट मिल रहा है और ना ही इस डायरेक्शन में इंपैक्ट मिल रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। मानकर चलिए कि एक वुडन ब्लॉक किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है और उसमें रस्सी बांधकर आप उसको खींचते हुए ले जा रहे हो। तो इसको थोड़ा सा फील करिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट में रस्सी बांधी और खींच के लेके जा रहे हो। अब उसको खींच के लेके जा रहे हो, लेकिन वो तो सरफेस पर ही मूव करेगा ना। अब किसी वुडन ब्लॉक को आप रस्सी से पकड़ के खींच रहे हो तो वो तो डेफिनेट सी बात है कि ड्रैग करेगा ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे बढ़ेगा, खींचना पड़ेगा, हाँ या ना? जब अब ऐसा तो है नहीं कि उसको आप ऊपर की साइड अपनी साइड में खींच रहे हो, आप तो उसको ड्रैग कर रहे हो ना, खींच रहे हो। तो जितना फोर्स लगा रहे हो उतना इंपैक्ट इस पर नहीं जा रहा, उतना इंपैक्ट जो है वो इस ब्लॉक पर नहीं जा रहा। फिर इसको विजुलाइज कैसे करें? जब आप लोग किसी वुडन ब्लॉक को रस्सी से पकड़ के खींचकर ड्रैग करते हुए आगे ले जाते हो तो आपको फील होगा कि वो हल्का सा कभी ऊपर उठ जा रहा है ना। सपोज करिए जब इसको आप ऊपर उठा के ले जा रहे हो ना, इसको जब आप लोग आगे की ओर खींच के ऐसे लेके जा रहे हो, मानकर चलिए जब इसको आगे इस तरीके से खींच के लेके जाते हो तो ये हल्का सा कई बार ऐसा होगा कि यहां से ऊपर उठ जाएगा, हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। तो आप लोग कई बार ऐसा भी होगा जब बचपन में आप लोगों ने किसी टॉय को पकड़ के, किसी कार टॉय को पकड़कर आप लोगों ने खींचा हो तो वो आगे से हल्की सी उठ जाती होगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? जो वो हल्की सी ऊपर हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि फोर्स आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर नहीं लगा रखा। जिसका इस डायरेक्शन में मोशन है, इस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बट आपने क्या कर रखा है? आपने इस डायरेक्शन में तो कर रखा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच तो रहे हो, लेकिन फोर्स जो है वो आप कुछ इस तरीके से लगा रहे हो। तो इस फोर्स का कुछ पोर्शन इधर लग रहा है और कुछ पोर्शन इसके वर्टिकल ऊपर की साइड लग रहा है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? अब इसके वर्टिकल ऊपर की साइड जो लग रहा है फोर्स, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हल्का सा ऊपर उठ जाता है कई बार, ठीक है। तो अब इसलिए हम लोग अब सोचिएगा इस फोर्स का, मानकर चलिए ये थीटा दे रखा है, तो F2 cos थीटा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है? F2 cos थीटा। F2 cos थीटा के बराबर इस पर लग रहा है। यदि cos थीटा में आप लोग इस एंगल को जीरो कर दोगे, इस एंगल को प्रॉपर जीरो कर दोगे, तब तो डायरेक्टली cos जीरो की वैल्यू होती है 1 और F2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रपोज, यानी कि जितना फोर्स लगाया उतना इंपैक्ट इस पे आ गया। लेकिन cos थीटा में थीटा जितना इंक्रीज करता चला जाएगा इसकी वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। क्या? इसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो जो कंपोनेंट कर रहे हो वो कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पर कितना फोर्स लग रहा है और वर्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है। अब वर्टिकल पर कैसे निकालते हो? अब ये थीटा हो गया तो ये वाला कंपोनेंट निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा बेटा? ये F2 sin थीटा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, F2 sin थीटा विजुअलाइज करा रहा हूं, जो आप लोगों ने पढ़ा, जो कंपोनेंट करे उसको आप लोग डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट करते हो फिजिक्स में। तो देखिए सुनिए, यहां पर थीटा को जितना बढ़ा रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल पर फोर्स कम होता चला जा रहा है, बट साइन थीटा में बेटा सुनिएगा, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो,
कितनी, साइन जीरो की वैल्यू। जब ये थीटा जीरो होगा तो वर्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, समझ गए। लेकिन अगर मैं इस साइन थीटा में थीटा की वैल्यू को जितना इंक्रीज करता चला जाऊंगा, अब मानकर चलिए मैंने F2, अब साइन जो है वो साइन 30 लगा दिया, एंगल कितना लगा दिया, 30 लगा दिया, तो F2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, यानी F2 फोर्स का जस्ट आधा फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है भाई। जितना फोर्स यहां पर लग रहा है उसका आधा फोर्स, तो आधा इंपैक्ट तो वर्टिकल ऊपर की साइड चला गया, यानी कि थीटा इंक्रीज करेगा। अब इस फोर्स को जितना ज्यादा मैं एंगल से बढ़ाते चले जाऊंगा उतना फोर्स मेरा वर्टिकल में ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट करे हैं ना, तो वो कंपोनेंट इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो एक्स और एक वर्टिकल, इन दोनों डायरेक्शन में जो उसका इंपैक्ट निकल के आ रहा है उसको रिजॉल्व कर लीजिए, और उसको रिजॉल्व करने के बाद अब आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, जो आप लोगों ने अभी तक किया, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा वेक्टर में, जो कंपोनेंट्स आप लोगों ने करे, उनको रिजॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझाया था, लेकिन उसको आप रिलेट नहीं कर पा रहे अपनी डेली लाइफ से। तो आज के बाद आप लोग उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कि कंपोनेंट करने का फायदा क्या होता है, कंपोनेंट जो करते हैं उसका मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से रिलेशन क्या है उसका। ठीक है भाई, चलिए अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पर ये इस पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो F1 फोर्स लग रहा है, एक दूसरा फोर्स लग रहा है F2 फोर्स। ठीक है, अब सोचिएगा इसके कंपोनेंट्स क्यों करे और एडिशन करना क्यों आसान हो गया। अब सोचो दो फोर्स लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, कौन से वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब एक तो फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर। इस वाला, ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 एंगल बना रहा है, और ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 53 एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पर एक्चुअल में देखा जाए तो कितना फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसको रिलेट कैसे करोगे। इसको रिलेट करो कुछ इस तरीके से कि मानकर चलिए कि कोई एम मास ऑब्जेक्ट है और इस एम मास ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 37। अभी आप बोलोगे सर इतना डिस्कशन क्यों चल रहा है, उसका रीजन है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था और उस क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। ओके, चलिए अब देखो एम मास के ऑब्जेक्ट को मैंने खींचने की कोशिश करी और ये वाला जो एंगल है बेटा ये कितना है, 53 है। कितना है, 53 है। तो अब एक बात बताओ, यहां पर जो है F1 फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का, और ये F2 फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। आई थिंक मैं सही हूं जितना मैंने डेटा दिया था। अब सुनिएगा, एक पर्सन इसको ऊपर की साइड खींच रहा है और एक पर्सन नीचे की साइड खींच रहा है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की साइड से भागेगा या ऊपर की साइड जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 8th क्लास में पढ़ा था कौन सा, फोर्स एंड प्रेशर वाले में, क्या जब डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। भाई अपोजिट नहीं है, एक इधर और दूसरा इधर नहीं है, प्रॉपर अपोजिट नहीं है। जब प्रॉपर अपोजिट नहीं है तो माइनस नहीं कर सकते। यहां पर एंगल बन रहा है कुछ, यहां पर एंगल बन रहा है कुछ। इसका मीनिंग क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ये और ना ही ये इधर जाएगा और ना ही ये प्रॉपर इधर जाएगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा किसी इस डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं इसके बिटवीन में जाएगा, और वो पॉइंट निकालना है कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो पॉइंट मेरे को फाइंड करना है भाई। तो अब मैं क्या करता हूं कि जो ये वाला फोर्स है ना, इसका एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकाल लेता हूं और वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकालता हूं, और इसका एक जो है इस वाले फोर्स का, कौन से का, इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेता हूं और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालता हूं।
इसका भी सेम मैंने क्या किया, एक्स में, और इसका भी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लिया। अब देखो सुनिए, अब इसके y और y को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, इसके x और इसके x को देख लीजिए, तो अब आपको इससे फील हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो है x डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट मिलेगा। इधर नहीं, इधर तो मिल ही नहीं रहा, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा, इसको इस डायरेक्शन में इंपैक्ट मिल रहा है, तो वो इंपैक्ट x में कितना ऐड कर पाओगे, यस और नो। तो उसी के लिए हमने क्या किया, सुनिएगा इधर, हमने क्या किया था, अब देखो F1 का ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल, ठीक है। तो x डायरेक्शन में 8 और 6 इधर। चलिए अब F2 का निकाला दिस एंड y का क्या निकाला दिस। अब सुनिएगा, हमने इसमें देखा होगा, आप लोगों ने देखा कि इसमें y में हमने माइनस यूज कर रखा है और यहां पर y में पॉजिटिव यूज कर रखा है। इसका अंदाजा आप लोगों को लग चुका होगा कि F1 जो है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की साइड है और इस वाले का जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। समझ गए या नहीं? तो भाई हमें एक पॉइंट और से यहां से क्लियर हुआ कि ये माइनस क्यू है। अब इन दोनों फोर्स का इंपैक्ट जो आ रहा है कि नेट फोर्स कितना लगेगा इस वाले पॉइंट पर, तो हमने कैसे देखा, नेट फोर्स निकालने के लिए F1 प्लस F2 करते हो ना, नेट फोर्स निकालने के लिए F1 प्लस F2 करोगे, लेकिन इस बार स्केलर नहीं होगा, इस बार क्या होगा, वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर आप लोग अब पढ़ चुके हो। चलिए भाई F1 और इसको ऐड किया, तो मैंने आपको बताया भैया x के x में जोड़ दो, क्या x को x के साथ ऐड कर दीजिए, y को y के साथ ऐड कर दीजिए। तो x का x के साथ किया, y का y के साथ किया, लेकिन सर ऐड की जगह पर माइनस क्यों किया, बिकॉज यू नो दैट दिस इज द माइनस का 16, दिस इज द माइनस 16, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द नेट फोर्स 20I 10J। कितना, 20I 10J। इज इट क्लियर और नॉट? भाई सभी को क्लियर हुआ? बता दो भाई, जल्दी बताओ। चलिए अब इसके बाद जो नेट फोर्स आया वो वेक्टर फॉर्म तो हमने निकाल ली, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा उस नेट फोर्स का वो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक 10 लग रहा है, एक 20 लग रहा है, और इसका कुछ ना कुछ नया डायरेक्शन निकल के आएगा नेट फोर्स का, तो उस पॉइंट को भी समझेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जस्ट 20 का स्क्वायर, जो ऑलरेडी आपको बताया मैंने, r ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस r ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस r ऑफ z का होल स्क्वायर, उसका होल अंडर रूट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से वैल्यू आई 10√5। क्या आई, 10√5। अब सोचो, ऊपर 10 नीचे 20, फिर भी वैल्यू आई 10√5। कितनी आई, 10√5, यानी कि वैल्यू दोनों का अगर सिंपल एडिशन करते तो 30 न्यूटन हो रही है, यहां पे तो क्या आ रही है, 10√5 आ रही है वैल्यू, यानी कि वैल्यू कम आ रही है किसकी, नेट फोर्स की। तो सोचिए कि सही डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तभी रिजल्ट मिलेगा, सही डायरेक्शन में स्टडी करोगे तभी आपका रिजल्ट मिलेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। समझ गए ना? तो सही डायरेक्शन में लगाना सीखिए। यहां इन्होंने कुछ अलग ही अलग डायरेक्शन में लगा रखा था, तीसरी डायरेक्शन में भाग गया वो, समझ गए। और तीसरी डायरेक्शन में लगाया, एक इधर तो 20 लगाया और उसने 10 लगाया, रिजल्ट कुछ नहीं मिला ना, तो 10 20 मिलके 30 हो जाता। दो लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो 30 हो जाता, लेकिन यहां क्या हो गया, कम हो गई वैल्यू। 30 तो लगाया, दोनों की एनर्जी तो खत्म हुई, लेकिन मजा नहीं आया। समझ गए भाई? चलिए, तो आई होप, अब देखो जब हमने ये निकाल लिया तो अब हमने y के साथ कितना एंगल बना रहा है, या तो ये निकाल लें, या फिर एंगल मेड बाय द नेट फोर्स, एंगल मेड बाय नेट फोर्स विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ जो नेट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो कितना एंगल बनाएगा। तो इसका मेथड आप लोग जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? हमने आपको बता, देखो नेट फोर्स का वेक्टर ये है, अब आप लोग जानते हो x के साथ cos अल्फा, y के साथ cos बीटा और z के साथ cos गामा, ये हम लोग यूज करते हैं
शायद आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आज से याद कर लो। तो कॉस अल्फा दिस इज व्हाट हमने क्या किया, आर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी कि आर यहां पर एफ नेट फोर्स जो है वो एफ ऑफ एक्स अपॉन द एफ नेट का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना, दिस, यानी कि हमारे पास में कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स इन दिस, क्या, कॉस इनवर्स इन दिस, और यहां से हमने हमारे पास वैल्यू कितनी आई भाई, ये आई वैल्यू, कितनी आई वैल्यू, ये आ गई। अब वैल्यू जब आया तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सुनिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे कि इनका डिफरेंस भी बताइए। तो डिफरेंस बताने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, हमने डिफरेंस बताने के लिए f1 माइनस f2। अब देखो हमारे पास क्या था, एक तो f1 था, f2 था, और इनका सब्ट्रैक्ट करके हमने रिजल्ट निकाला कुछ ये वाला। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बोला, उसने ये बोला, क्या बोला, उसने बोला कि भाई एक बात बताओ कि जो नेट फोर्स आया है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, लेकिन मैं यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो फिर से मैं एक बार डायग्राम यूज कर रहा हूं, ये x ये y, डायग्राम मेरा कह रहा था ये 30 F1 इट इज 10 न्यूटन, this is 53, this is the F2, it is 20 Newton, this is the X, this is the Y, okay। चलिए अब उसने कहा इन दोनों फोर्स का नेट फोर्स आया, वो कितना आया, नेट फोर्स 20I माइनस का 10G, 20I माइनस का 10G। अब ध्यान से सुनना भाई, यहां से नजरें हटी और दुर्घटना घटी। अब समझ लीजिए कि ये दो फोर्स लग रहे हैं, अब तीसरा फोर्स जो निकल के आ रहा है वो x पर, मैग्नीट्यूड कितना, x पर मैग्नीट्यूड, आई होप मैं यहां पर ले लेता हूं, इट इज 20, x पर मैं मानकर चलता हूं 20 की मार्किंग कर ली मैंने। अब ये देखो माइनस का 10 लिखा हुआ है, y क्या है, j कैप क्या दिखा रहा है, y डायरेक्शन को दिखा रहा है, y एक्सिस को दिखा रहा है, देन माइनस का 10 डाउनवर्ड, एंड अब मैं क्या करता हूं, नीचे की साइड माइनस का 10 ये मानकर चल लेता हूं, इस जगह पर है ना, यहां मान लेता हूं, यहां पर इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर ये मानकर चलिए, ये क्या है, ये इट इज 10 ऑन y। अब y तो हम मुझे क्या मिला, अब इसका जो नेट इंपैक्ट है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर होगा, यानी कि नेट फोर्स मेरे को कहां मिला बच्चे, जल्दी बता दो कहां मिला, नेट फोर्स मिला मुझे कहीं यहां पर। अब इस वाले वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 20I कैप माइनस का 10J कैप। कैन वी राइट इट, यस और नो, बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया। देखो इतना एफर्ट ऐसे ही नहीं डाल रहा। भाई देखो जिन बच्चों को ना इंतजार है कि सर वेक्टर कब खत्म होगा, तो कोई बात नहीं, काइनेमेटिक्स आज से ही शुरुआत कर देंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स का वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन आज ही करा दूंगा, तो सीखते जाओ भाई। तो इतना इंतजार मत करो कि वेक्टर खत्म हो जाए और सारे टॉपिक मैं तुम लोगों को कराऊं भी नहीं, ठीक है ना। वेक्टर को जितना कर लोगे उतना आप लोगों के लिए सब कुछ आगे आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना वेक्टर आप यहां सीख कर जाओगे हर टॉपिक को वहां आसान कर देगा, ठीक है। तो हल्के में मत लो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। चलिए अब ये जो एफ नेट है मेरा, बताइए एफ नेट जो है इट इज द F1 प्लस का F2 है, हाँ या ना, बोलो तो यस और नो, समझ में आया क्या।
अब लेकिन अगले पॉइंट पर हम लोग चलें तो क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड वेक्टर, यानी कि तीसरा वेक्टर बताओ। पहला वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा। अब इन दोनों वेक्टर के साथ वो ये कह रहा है कि तीसरा वेक्टर बताओ। अब इसको वेक्टर मत बोल देना, मतलब इसको थर्ड मत बोल देना। पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, इंपैक्ट निकल के आ रहा है। इंपैक्ट, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये रिजल्ट है उसका। मैंने, एक ने पकड़ के खींचा इधर से, एक ने पकड़ के खींचा इधर से, ऑब्जेक्ट जा रहा है सीधे। दिस इज द इंपैक्ट, ये इंपैक्ट है। समझ गए? तो खींच तो दो ही लोग रहे, एक इधर वाला एक इधर वाला। अब सोचिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक पर्सन इधर से खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने? क्वेश्चन में कहा एक बात बताओ भाई, तीसरा फोर्स वेक्टर में कहां पर लगाऊं कि जिससे ये दोनों का फोर्स कैंसिल होना है। ना तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करे, ना इधर मूव करे, ना इस वाले का फोर्स काम करे, ना इस वाले फोर्स का काम करे। तीसरा वेक्टर एक ही अकेला वेक्टर बताना है, दो वेक्टर नहीं बताने। बोले सर नहीं नहीं नहीं, हम दो वेक्टर बताएंगे तो काम आसान हो जाएगा। जब ये 10 इधर लगा रहा है तो 10 से पकड़ के इधर खींच दो, तो इस वाला इसका वेक्टर खत्म हो गया। हाँ या ना? सर एक वेक्टर ये रहा, इसका ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक पकड़ के इधर खींच दो तो इसका भी कैंसिल। तो भैया ये दो फोर्स हो गए, एक फोर्स लगाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है फाइंड द थर्ड वेक्टर फोर्स सो दैट सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है इन दोनों फोर्स का इंपैक्ट खत्म हो जाए, नेट फोर्स जीरो आए, नेट फोर्स जीरो आए। समझ गए या नहीं समझे? ओके, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर के लिए बात कर रहा हूं मैं। ओके, चलिए नाउ अब वो कह रहा है थर्ड वेक्टर। तो आप लोगों के दिमाग में अभी क्वेश्चन आ गया होगा, सर एक 10 इधर ले लो, एक 20 इधर ले लो, उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ नहीं यहीं पर आ जाएगा। तो इतना काम करने की जरूरत नहीं है कि जितना अभी तक किया फिर दोबारा से उस चीज को रिपीट करो। नो रिक्वायर्ड टू रिपीट एनी पॉइंट। नाउ अब करेंगे स्मार्टनेस। कैसे? समझो, इसका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम जहां पर नेट फोर्स जीरो हो। क्या हो? नेट फोर्स जीरो हो जाए। अभी तक ये नेट फोर्स कौन सा निकला? F1 एंड F2 का। किसका? या फिर एक काम करते हैं, इस बार इस नेट फोर्स को अब हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास नई कंडीशन आ चुकी है। अब हम सीधा इसको बोल रहे हैं दिस। ओके, चलिए इसमें से भी हम इसको नेट फोर्स को अब हटा देते हैं, ये केवल समझने के लिए था। अब F1 F2 का रिजल्टेंट कुछ वहां पे काम कर रहा है। अब नेट फोर्स वो कह रहा है कि तीसरा फोर्स और लगाइए। क्या लगाइए? तीसरा फोर्स और लगाइए, उससे काम चलेगा। चलो, तो हमने कहा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों वेक्टर को ऐड कर दूं तो इन तीनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, थर्ड वेक्टर। ठीक है, अब आप लोग जानते हो क्या? सर जानते हैं ना, F1 F2 का रिजल्टेंट ये रहा 20i कैप। मैंने कुछ अच्छा किया? हाँ या ना? केवल मैथ्स लगाइए क्या बच्चे? बोलो ना, केवल मैथ्स लगाइए या नहीं? जल्दी बताओ यार। ये पहले सेशन लाइक करो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव हैं इस समय ना।
सेशन लाइक करो यार, सेशन तो लाइक करो। चलिए अब ये आ गया थर्ड वेक्टर। तो थर्ड वेक्टर देखने के बाद आपको विजुअलाइज हो रहा होगा सर यहां पर ये जो है F1 F2 का पॉजिटिव का 20i माइनस का 10j है, यहां पर माइनस का 20i प्लस का 10j है। इसका मीनिंग ये है कि जो इसका थर्ड वेक्टर है ना, जो इसका थर्ड वेक्टर है वो जस्ट अपोजिट में है। किसके अपोजिट में? इसके अपोजिट। इट इज माइनस का 20i प्लस का 10j। इट इज F3। कैसे? अब देखो वेरीफाई हो रहा है क्या? x माइनस 20 वेरीफाइड, प्लस का 10 y एक्सिस पर ऊपर की साइड पॉजिटिव वेरीफाइड। राइट नाउ क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन? यहां तक समझ में आया क्या? बोलो ना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं फटाफट से। चलिए अब देखो हेडिंग डालिएगा नया। पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हम एक काम करेंगे। आई होप ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस, x y z है ना। अब थोड़ा समझना बेटा, x y z। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता क्या है? मानकर चलिए मैंने एक्स वाई प्लेन में एक कोई भी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहां पर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया P। तो अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड प्लेन में ले लिया। मानकर चलिए एक्स वाई जेड प्लेन में ले लिया। एक्स वाई जेड प्लेन किसी भी रूम का कॉर्नर एज्यूम कर लीजिए आप लोग। एक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मानकर चलिए सेंटर में फैन लगा हुआ है। कहाँ? फैन लगा हुआ है सेंटर में, रूफ नीचे लटका हुआ है, प्रॉपर ऊपर नहीं है, ठीक। या फिर आपने रस्सी से किसी बॉल को हैंग कर दिया। उस बॉल को ही हमने एक नाम दे दिया कि एक पॉइंट है, उसकी पोजीशन बताओ। क्या बताओ? उसकी पोजीशन बताओ। तो यही है पोजीशन वेक्टर। मानकर चलिए एक रूम है और रूम के बिल्कुल सेंटर में या इधर उधर कहीं भी छत से हमने एक बॉल को हैंग कर दिया। अब आपसे बोला कि इसकी पोजीशन बताइए, तो आप इसी को रिलेट कर लो कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन के कोऑर्डिनेट हमें पता हो, यानी उस बॉल के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि वो एक्स पर, यानी कि ओरिजिन से एक्स पर कितनी दूर है, वाई पर कितना ऊंचे है, और जेड पर कितना आगे है ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। चलिए तो हमने क्या कहा? ये कोई एक पी पॉइंट है एक्स वाई जेड प्लेन में, और इसके लिए हम कोई भी पोजीशन, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स
कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस पोजीशन, इसके लिए पोजीशन वेक्टर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से होता है कि आप जहां पर आपने ओरिजिन लिया है, जहां पर आपने ओरिजिन लिया है, ओरिजिन पर टेल रख दीजिए और जो पॉइंट आपके पास अवेलेबल है उस पॉइंट पर आप लोग उस वेक्टर का हेड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? हेड बना दीजिए। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब इसको मैं मानकर चलिए इस पॉइंट का नाम दे देता हूं ओ। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? आप लोग जो है वो इसको कैसे लिखोगे? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ओपी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स एक्सिस पर कितना? इतना। कौन सी डायरेक्शन? आई कैप। आई कैप क्या? एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन बता रही है। वाई पर वाई कोऑर्डिनेट जो भी है, वाई कोऑर्डिनेट हमने लिया, इट इज जे कैप। अब जेड पर हमारे कोई भी जेड जो भी उसका पॉइंट का मैग्नीट्यूड होगा, पोजीशन है कोऑर्डिनेट, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा। तो ये जो ओपी आप लोग देख पा रहे हो, इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। चलो, अब इस पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग इसकी डायरेक्शन बताना चाहें, तो दिस कुछ ऐसे करके ओपी ये होगा या नहीं होगा? अब ये होगा तो ओपी कैप इक्वल्स टू कैसे लिखोगे? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं हम लोग? कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड? दिस इज द एक्स स्क्वायर, दिस इज द वाई स्क्वायर, दिस इज द जेड स्क्वायर। क्या? दिस इज द जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसके पॉइंट्स हो गए जो आप लोगों को समझने हैं, हाँ या ना? अब देखो, आप कहोगे सर इसमें कुछ नया तो नहीं था। जिस तरीके से आपने एक्स वाई प्लेन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, तो पोजीशन तो वहां भी हो सकता है, तो वो एक्स वाई टर्म्स में हो जाता किसी भी वेक्टर को, किसी भी पॉइंट को। लेकिन नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या है, पोजीशन वेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? पोजीशन वेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे? ऐसे नहीं कि सिंपल आपसे बोल दिया कि भैया ये बताओ, हाँ ओपी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, तो ऐसे आप तो बोल दोगे सर ये रहा पोजीशन वेक्टर। इट इज नॉट अ सिंपल टर्म। इससे कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखूंगा, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि पोजीशन वेक्टर जो है वो है क्या एक्चुअल में। द पोजीशन वेक्टर एक्टिंग अलोंग द पोजीशन वेक्टर और ऑफ पॉइंट ए, ऑफ पॉइंट ए टू कॉमा -1, यानी कि जो पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2 कॉमा -1। ठीक है, एंड another force of मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन। कितना? 15 न्यूटन is acting along the position vector of point
बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -4 चल आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़कर अपना एफर्ट डालिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो आप लोगों ने फाइंड करना है, सबसे पहले तो आपने जो फाइंड करना है वो समझिए। फाइंड करना है इसमें F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। सर इसमें भी कोई बड़ी बात है क्या? लिख डालेंगे 2 2 2 -1 सीधा लिख डालेंगे? नहीं, ध्यान से पढ़ लेना। इतना 30 मार्क का मत बनना भाई, शांति से क्वेश्चन को पढ़िए, निकालिए, है ना। रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स। चलिए भाई, पहला एफर्ट आप लोगों की तरफ से, पूरा 1 मिनट का समय आप लोगों के पास है। आप लोग 1 मिनट नहीं, पूरा 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूं। Have you solved this question? देखो, अब पहले तो आपने ये समझना है जो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है ए, जिसमें 2, 2, -1 दे रखा है, ठीक है। एक पॉइंट दे रखा है बी, जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -4, ठीक है भाई। अब थोड़ा समझना कि जो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? ये पोजीशन दे रखी है ए पॉइंट की, और ये पोजीशन दे रखी है किसी बी पॉइंट की, है ना। यानी किसी एक दूसरा पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसके साथ में। अब सोचना कि इस वेक्टर के जो ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसके अलोंग, किसके? इसके अलोंग, इस वाले वेक्टर के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है। अलोंग का मतलब क्या है? पैरेलल। जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं और इसके अलोंग कोई एक वेक्टर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, या वेक्टर कोई भी, जो भी कंडीशन
क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली, है ना, समझ गए। अब सपोज या फिर आप लोग थोड़ा और विजुअलाइज करें तो कुछ इस तरीके से मानकर चलिए कि ये कोई पॉइंट है O और यहाँ पर आपने एक बनाया वर्टेक्स दिस और ये कोई पॉइंट है मानकर चलिए A। अब या तो हो सकता है इसके अलोंग जो है वो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, या फिर हो सकता है वो ऐसे लग रहा हो, डायरेक्शन में बदलाव नहीं है बट उसके अलोंग का मतलब है या तो उसके डायरेक्टली अलोंग लग रहा है या उसके पैरेलल है। बस इतनी सी बात यहां पर बोली गई है और ये चीज समझ में आ गई तो बाकी सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो इसका पोजीशन वेक्टर में थोड़ा सा कुछ अलग नाम से कुछ ऐसे लिख देता हूं भाई, दिस इज द 2i कैप, दिस इज द 2j कैप माइनस का k कैप। ओके, इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, सॉरी इसकी पोजीशन, ठीक है, इसमें क्या लिख सकता हूं 3i एंड j लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, ये कुछ लिख सकता हूं। ठीक है भाई, इन पॉइंट्स के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें सबसे पहले करना क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मानकर चलिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा समझना बेटा, कि मैं इस वाले पॉइंट की अगर डायरेक्शन निकाल लूं, यानी कि इस वेक्टर की, जो मैंने पोजीशन वेक्टर बताया था अभी आपको, यहां पर मैंने कुछ ऐसे समझाया था, 1 सेकेंड, मैंने समझाया था कि कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट A है और ये इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अब मानकर चलिए इट इज द 2i प्लस 2j प्लस का माइनस का k कैप ऐसे करके है। तो मानकर चलो कि ये जो भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये वेक्टर का है, वेक्टर है, लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकाल लूं तो डायरेक्शन कैसे निकालूंगा वो आपको पता होना चाहिए। मानकर चलिए इसको मैंने क्या लिखा, OA वेक्टर लिखा कुछ इस तरीके से। तो अब OA कैप लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, 2i प्लस 2j माइनस का k कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और प्लस 1 यानी कि 9 हो गया, 9 का रूट 3। कुछ ऐसे लिख पाऊंगा, हाँ या ना, ऐसे ही लिखूंगा ना। अब देखो क्वेश्चन थोड़े सुपर डुपर हिट लेवल का है, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं बच्चे लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस समय पर थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना है और सेशन को रिपीट रिकॉर्डेड में देख लेना है। तो इस स्टेप के बाद अगर मैं ये वाला स्टेप बढ़ा दूं, क्या इस ये बी पॉइंट है, अब इस स्टेप के बाद अगर मैं इसका डायरेक्शन निकाल लूं किसका, RA यानी कि इस पोजीशन वेक्टर का, तो 2i कैप 2j कैप माइनस का k कैप और इसको मैं क्या कर देता हूं 3 से डिवाइड कर दूं। क्या कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं। तो अब एक पॉइंट और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन कर रहा है वो कह रहा है कि कितने का 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग द पोजीशन वेक्टर। कौन सा पोजीशन वेक्टर, कौन सा वाला पोजीशन वेक्टर, दिस, इसके अलोंग। इसका मीनिंग ये है कि R इसके इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन और इस फोर्स की डायरेक्शन, किसकी, इस फोर्स की डायरेक्शन, और इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F1, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब यहां गिवन पॉइंट्स में आप लोग थोड़ा सा ये वाला पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि F1 जो दे रखा है, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, 12 न्यूटन। कितना, 12 न्यूटन है वेक्टर। या तो इसको सिंपल F1 लिख दो या फिर वेक्टर का साइन नोटेशन लगा के उसको मॉड में बंद कर दो। तो इनकी अब अलोंग जैसे बोला तो इसका मतलब पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये मैंने अभी आपको समझाया भी था। चलिए, जब ये वाला पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा, ये वाला पॉइंट हमारे पास यदि अवेलेबल है,
तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर भाई, क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर के अलोंग की बात कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, वो पोजीशन वेक्टर कौन सा, ए पॉइंट, उसके अलोंगली काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अलोंग फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। तो अब भाई बताओ कि जब इसका ये है, तो अगर मैं ये इसका पॉइंट है, तो क्या मैं एफ वेक्टर को कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो ना सर, लिख सकते हैं। आपने ये चीज हमें समझाई है क्या? ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं, हम लिख सकते हैं इस बात को, तो लिख सकते हैं ना। चलो यही पॉइंट को हम आगे लेके जाएंगे। चलिए अब हमने क्या लिखा, इस वाले वेक्टर को F1 मॉड ऑफ दिस और F कैप। अब ये मॉड कितना दे रखा है बेटा, F1 वेक्टर निकालना चाहते हैं, ये कितना था 12 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई अब 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप डिवाइड बाई 3, ऐसे था ना। अब इसका मीनिंग हो गया कि F1 फोर्स जो है इट इज, ये 3 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, अब 2i 2j माइनस का k, ठीक है। F1 वेक्टर निकल के आया 8i 8j कैप माइनस का 4k कैप। भाई F निकल के आ गया, क्या निकल के आया, F निकल के आया। अभी तक आपके पास F1 वेक्टर निकल के आ गया, यानी कि ए पार्ट में उसने पूछा था F1 F2, अब F2 पूछ रखा है, तो जो F2 पूछ रखा है उसके लिए गिवन पॉइंट सबसे पहले लिख डालेंगे, है ना। क्या गिवन लिखेंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा होगा और उसी क्वेश्चन के बेसिस पर मैं यहां पर डेटा लिख रहा हूं। इट इज 15 न्यूटन, कितना, 15 न्यूटन दे रखा है। लेकिन उसके बाद आरबी जो दे रखा है वो आरबी वो कितना दे रखा है, 3 माइनस 4, 3i कैप माइनस का 4j कैप, ये दे रखा है पॉइंट। अब ये पॉइंट दे रखा है, तो यहां से हम इसकी डायरेक्शन निकालना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि आर बी का आर कैप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, किसका, यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर की, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया यहां पर 3i कैप एंड माइनस का 4j कैप। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 प्लस आपका 16 एंड 9 प्लस 16 25 का रूट निकाला हमने, तो 5 आ गया, ठीक है। अब ये चीज मैंने सॉर्ट कर दिया थोड़ा सा। भाई आप लोग इस लेवल पे पढ़ रहे हो तो सॉर्ट थोड़ा सा कर सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने कुछ सॉर्ट किया है तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो भाई पूछ लेना एक बार, लास्ट टाइम बता दूंगा। लेकिन इसके बाद आपको सारी चीजें, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब देखो, जैसे ही हमारे पास ये आया तो आप सब सारे बच्चे जानते हो कि आर बी मैंने अभी अभी बताई थी कि ये इस फोर्स के अलोंग लग रहा है। कौन से, सेकंड जो फोर्स है उसके अलोंग लग रहा है, किसके, सेकंड फोर्स के अलोंग लग रहा है। तो इस वाले फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस डायरेक्शन इसकी भी सेम होगी। यस और नो बोलो ना यार, सर यही तो बोला है। तो इसका मीनिंग इसकी डायरेक्शन सेम, तो अब डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन दिस आर कैप यानी एफ कैप F2 कैप की वैल्यू ये होगी। ओके चलिए, अब हम लोग F2 वेक्टर को लिखना चाहें तो सर कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई F2 कैप। जैसे ही कैप लगाया F2 वेक्टर हियर एंड इट इज 15 और ये दे रखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप अपॉन कितना था भाई, 5 था, कितना था 5। एंड F2 वेक्टर को हम जैसे यहां पर लिखना चाहेंगे तो 5 3 3 3 9i माइनस का 12j कैप। भाई पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट अभी तक सॉल्व हो चुका है, तो मजा आया है ना। जितनों ने बोला सर पोजीशन वेक्टर आ गया, जो चीज पहले थी वही चीज थी, उसमें क्या नया था, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब समझ में आएगा ना इस पोजीशन वेक्टर का यूज क्या है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा वो आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे फ्रेम किया जाएगा। अभी तो निकला है पार्ट ए, क्या निकला, पार्ट ए। अब ये बताओ भाई कितने बच्चों के तोते उड़ गए क्या,
मुझे पता है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गई यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसलिए सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, सर क्या आई कैप जे कैप के कैप पढ़ाए जा रहे हो। तो भाई थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और एफर्ट नहीं बढ़ा सकते तो सपना बहुत दूर है फिर आपसे। लेकिन आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, कुछ अलग से नहीं आते, है ना, नहीं 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 सर, सेलेक्टेड आते हैं वो लोग, आप में से ही हैं। एफर्ट डालोगे, ट्राई करोगे तो सब कुछ कर पाओगे। एक बार रिपीट करो, दूसरी बार रिपीट करो, डेफिनेट सी बात है आपको वो पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, इसलिए आपको वो चीजें शायद एक बार में ना समझ में आए, लेकिन जब एफर्ट आप लोग अपनी तरफ से डालोगे, थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाओगे, तो 100% आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। मजा आ रहा है, चलो यार, गुड, मजा ही आना चाहिए। अब बी पार्ट में आप लोगों को क्या बोला उसने, बोला रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स, इस फोर्स का रिजल्टेंट बताओ भाई, इस बताओ इस फोर्स का रिजल्टेंट बताओ। अब देखो यार, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों को मजा आ रहा है, कुछ बच्चों को सब वेक्टर कब खत्म होगा, भाई क्या है वे कि वेक्टर कब खत्म होगा ये भी पूछोगे। अब वेक्टर में मजा नहीं आया, वेक्टर पढ़ने को नहीं मिले, सर हम आते हो सर क्लास में, आप तो टाइम पास करके चले जाते हो, ये वेक्टर को खत्म करने के लिए पीछे पड़े। अरे यार वेक्टर नसीब वालों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, पढ़ लो चुपचाप, है ना। वो डेली सबसे आते ही सर वेक्टर कब खत्म करोगे। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जो वेक्टर से रिलेटेड जो आपको सॉल्व ना हो, है ना, जितना पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट में से, है ना। कोई बोलेगा सर नहीं 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 हमें तो प्रोडक्ट का क्वेश्चन करना है, तो फिर तो फंसी जाओगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। वो कह रहा है बी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेक्टर, क्या रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्स। ये भी कोई बताने वाला क्वेश्चन है क्या सर, कितने टाइम से आप करा रहे हो, अगर ये चीज नहीं कर पाए तो बिल्कुल बेकार है। निकालो बे, 1 मिनट का समय आपके पास, 10 सेकेंड का, सॉरी 1 मिनट तो बहुत हो गया। भाई रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा बे, क्या पूछा है। चलो इधर देखो, कहां गया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये वाला लिखो, 8i 8j माइनस का 4k प्लस 9i दिस, ठीक है, सिंपल। इसमें इसको जोड़ डालो, कितना 8 का इसके साथ देखो सर माइनस का होगा, क्योंकि इस बार माइनस का टर्म ज्यादा है, प्लस का कम है, बोले तो लिखो फिर ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। जे इधर, सॉरी के इधर है ही नहीं, नहीं है तो इसका मतलब 0, ठीक है। बच्चों वाला सवाल था ना, अभी भी गलत, 17i 21 कहां कहां से लेके आए हो भाई। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो निकाल सकते हो क्या, माइनस का क्यों, 4 है ना,
4 का मल्टीप्लाई यहां पे किया तो 4k, मिस्टेक कर रहे हो। चलिए शुरुआत करते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हेडिंग डालिए सर काइनेमेटिक पढ़ा नहीं, उससे पहले आप डिस्प्लेसमेंट को लेके आ गए। कोई बात नहीं ना, पढ़ो चुपचाप। देखो समझिए बेटा, वाई। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर मानकर चलिए कोई पॉइंट ए, इस पॉइंट से किसी नेक्स्ट पोजीशन बी पॉइंट तक मूव करता है। कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है। अब यहां हम लोग इस बात को कहें कि एक्स वाई प्लेन में मूव करता है या फिर एक्स वाई जेड प्लेन में मूव करता है, कहीं भी करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तीनों डायमेंशंस आती है ना। चलो तो एक्स वाई जेड सब कुछ आता है। तो एक्स वाई जेड, तो यहां पर जो पॉइंट हमने बोला कि सर ए से बी तक मूव करता है, तो ए पॉइंट क्या है यहां पर, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है। क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है। बी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है। क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है। अब पोजीशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब पोजीशन को अगर आप छोड़ना चाहें और इस जगह पर एक काम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ए इज द फाइनल इनिशियल पॉइंट है और इट इज द फाइनल पॉइंट है, बी इज द फाइनल पॉइंट है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो समझिएगा, हम इसके लिए क्या करते हैं कि ए से बी तक का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पर किसी भी वेक्टर की टेल को लगाएंगे और फाइनल पर हम उस वेक्टर का हेड लगाएंगे। ए पर क्या लगाएंगे, टेल, और बी पर क्या लगाएंगे, हेड। बी पर क्या लगाएंगे, हेड। समझ में आया? नहीं आया तो बोल दीजिएगा। इसके बाद हमने क्या समझना है कि ये क्या हो गया, ए से बी तक की जो पोजीशन है ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है कि वो इनिशियल किस पॉइंट पर था, फाइनल वो किस पोजीशन पर है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब भाई एक पॉइंट समझना, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक आने में चाहे किसी भी रास्ते से आया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या जानते हैं कि वो स्टार्ट कहां पर था, एंड कहां पर है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पता होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पता होंगे अगर दे रखे हैं तो। चलिए, यदि ऐसा नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे तरीके से डेटा गिवन होगा। मानकर चलिए कि ए पर हम लोगों को क्या पॉइंट दे रखा है, भाई देखो ए पर कुछ ऐसे और ए को यहां से कुछ ऐसे दे रखा है। मानकर चलिए कि इट इज द आर ए वेक्टर दे रखा है, दिस इज द आर बी वेक्टर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। अब समझ में आ गया क्या क्या यूज है? तो सुनिएगा भाई, आपको यहां पर एक पॉइंट विजुअलाइज हो रहा होगा कि दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड और दिस इज द थर्ड। थर्ड अपोजिट सेंस में है,
थर्ड जो है वो अपोजिट सेंस में, आर ए एंड ए बी सेम सेंस में है, बट आर बी इन अपोजिट सेंस। ट्राइंगल वाला समझ में आया क्या? यस और नो? तो इन दोनों का प्लस इसके रिजल्टेंट के बराबर होगा क्या? यस और नो? यही होगा या नहीं होगा? तो कैन वी राइट हियर व्हाट? आर बी वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर इक्वल्स टू आर ए वेक्टर प्लस का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैन वी राइट लाइक इट? यस और नो? आर ए एंड ए बी both are in same sense but RB in the opposite sense. It is the triangle rule vector addition. शायद आप लोगों को याद आया होगा, नहीं आया तो रिवाइज करो नोट्स, मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। चलो देखो इधर, अब आप लोगों ने क्या पॉइंट समझना है? अब क्या मैं एस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनको कुछ ऐसे अरेंज कर सकता हूं क्या भाई? अब ए को मैं इधर लेके आ गया, बोलो ना, बोलो भाई जल्दी बोलो। अब एक पॉइंट और आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो किसी भी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं। तो क्या हमने बी पॉइंट को फाइनल बोला था, ए पॉइंट को इनिशियल बोला था? तो आर बी माइनस का आर ए क्या आप लोगों को विजुअलाइज हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म यहां पर क्लियर हो गया। चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया तो इससे एक और पॉइंट हमारी बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर एफ, किसी की फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना होता है, और वो आप लोगों को देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? वो आप लोगों को देता है डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बच्चे लोग पूछ लो भाई। जितने बच्चे सेशन में लाइक करो पहले तो यार, है ना, लाइक करो, जल्दी लाइक करो। चलिए अगले पॉइंट की साइड मूव करते हैं। इसी से एक और नया टर्म हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 8 में जब फोर्स पढ़ा होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन आया होगा, और एक्सेलरेशन आया होगा तो वेलोसिटी तो पता ही होगी। नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहां आप लोग जानते होंगे वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर सॉरी दिस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, बट टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप लोग एक और पॉइंट को विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। मानकर चलिए कि वेलोसिटी वेक्टर को वी वेक्टर लिखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने कुछ ऐसे लिखा, और नीचे मैंने क्या लिख दिया बेटा? टाइम लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं कुछ ऐसे अरेंज कर सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बोलो भाई, जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट को जब आपके पास वेलोसिटी और टाइम पता हो तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे निकालोगे। यस और नो? सर इसी तरीके से हम निकालेंगे जो यहां पर दे रखा है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद आगे बहुत कुछ है, एंड इन सारे पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना ख्याल रखिए।
मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।